नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी किस चीज के पीछे भागते रहते हैं? पैसा, सफलता, खुशी, प्यार, सम्मान। हम सब इन चीजों को मूल्यवान मानते हैं, इनकी वैल्यू करते हैं। लेकिन यह वैल्यू या मूल्य असल में है क्या? ये कहाँ से आता है? क्या पैसा सच में मूल्यवान है या सिर्फ कागज का टुकड़ा है? क्या एक पेंटिंग सिर्फ रंग और कैनवास है या उसकी सुंदरता कोई असली चीज है? और सबसे अहम सवाल, अच्छा और बुरा, सही और गलत का फैसला कौन करता है और कैसे करता है? हम अपनी पूरी जिंदगी, हर एक दिन, हर एक पल, हजारों छोटे बड़े फैसले लेते हैं और हमारा हर फैसला इसी मूल्य की तराजू पर तौला जाता है। लेकिन हम कभी रुककर उस तराजू की ही जांच नहीं करते। आज हम दर्शन शास्त्र की उस सबसे जरूरी और सबसे व्यावहारिक शाखा की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जो सिर्फ इसी एक सवाल से जूझती है, मूल्य क्या है? इस शाखा का नाम है एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा। यह हमें सिखाएगी कि हम जो चाहते हैं वो हम क्यों चाहते हैं। यह हमें अपनी इच्छाओं, अपनी नैतिकताओं और अपनी पसंद नापसंद की गहराइयों में झांकने का एक आईना देगी। क्या आप तैयार हैं अपने ही मूल्यों के जासूस बनने के लिए और यह जानने के लिए कि आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल असल में किसके हाथ में है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मूल्य की पहेली, एक्सियोलॉजी से पहली मुलाकात। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले इस नए और शायद कुछ अजीब लगने वाले शब्द एक्सियोलॉजी से दोस्ती करते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्सियोस, जिसका मतलब होता है मूल्यवान या योग्य, और लोगोस, जिसका मतलब होता है अध्ययन। तो एक्सियोलॉजी का सीधा सादा मतलब हुआ मूल्य का अध्ययन। ये दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जो हमारे जीवन के हर उस फैसले की जड़ों तक जाती है, जहां हम किसी चीज को अच्छा, बुरा, सही, गलत, सुंदर या बदसूरत कहते हैं। यह किसी चीज के तथ्य की नहीं, बल्कि उसके मूल्य की जांच करती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक वैज्ञानिक आपको यह बता सकता है कि सोना एक धातु है, उसका एटॉमिक नंबर 79 है और वो पीले रंग का होता है। यह सब तथ्य हैं। लेकिन एक एक्जियोलॉजिस्ट आपसे यह पूछेगा, यह सोना मूल्यवान क्यों है? क्या यह अपने आप में मूल्यवान है या सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इंसानों ने यह मान लिया है कि यह मूल्यवान है? इसकी वैल्यू कहां से आती है? इसी तरह ईमानदारी एक अच्छा गुण है। यह एक मूल्य निर्णय है। एक्सियोलॉजी यह नहीं पूछती कि ईमानदारी क्या है, बल्कि यह पूछती है कि हम इसे अच्छा क्यों कहते हैं। वो कौन सा पैमाना है जिस पर हम इसे अच्छा तौल रहे हैं। एक्सियोलॉजी हमारे जीवन में हर जगह मौजूद है। जब आप सुबह यह फैसला करते हैं कि आपको जॉगिंग पर जाना चाहिए क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो आप एक्सियोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप किसी दोस्त को धोखा देने से खुद को रोकते हैं क्योंकि यह गलत है, तो आप एक्सियोलॉजी के मैदान में हैं। जब आप किसी सूर्यास्त को देखकर कहते हैं कि यह सुंदर है, तो भी आप एक एक्सियोलॉजिकल दावा कर रहे हैं। हम सब पैदाइशी एक्सियोलॉजिस्ट हैं, बस हमें इसका पता नहीं होता। यह फिलॉसफी हमें उन अदृश्य नियमों और विश्वासों के प्रति जागरूक करती है जो हमारे सारे फैसलों को चुपचाप चला रहे हैं। परंपरागत रूप से एक्सियोलॉजी को दो मुख्य शाखाओं में बांटा जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में दो मुख्य तरह के मूल्य होते हैं। पहली और सबसे मुख्य शाखा है एथिक्स या नीति शास्त्र। यह नैतिक मूल्यों का अध्ययन है। यह पूछती है सही और गलत क्या है, हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, एक अच्छा इंसान होने का मतलब क्या है, क्या हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्या दूसरों की मदद करना हमारा फर्ज है। एथिक्स हमारे कर्मों और हमारे चरित्र की जांच करती है। दूसरी मुख्य शाखा है एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र। यह कलात्मक मूल्यों का अध्ययन है। यह पूछती है वह सुंदरता क्या है, क्या यह किसी चीज के अंदर होती है या सिर्फ देखने वाले की आंखों में। एक पेंटिंग या एक गाना हमें इतना ज्यादा प्रभावित क्यों करता है? कला का हमारी जिंदगी में क्या मकसद है? एस्थेटिक्स हमारी पसंद, हमारी भावनाओं और हमारी रचनात्मकता की दुनिया की खोज करती है। तो आप देख सकते हैं, एक्सियोलॉजी के यह दोनों हाथ, एथिक्स और एस्थेटिक्स, हमारे इंसान होने के अनुभव के सबसे गहरे पहलुओं को छूते हैं। हम कैसे कर्म करते हैं और हम कैसे महसूस करते हैं। तो यह ऑडियो बुक एक तरह की जासूसी है, एक ऐसी जासूसी
जिसमें हम किसी बाहरी अपराधी को नहीं, बल्कि अपने ही अंदर बैठे हुए उन जजों को खोजने की कोशिश करेंगे जो हर पल हर चीज पर अच्छा, बुरा, सुंदर, बदसूरत का ठप्पा लगाते रहते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि ये जज कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं और क्या इनके फैसले हमेशा सही होते हैं। लेकिन इस जासूसी को शुरू करने से पहले हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल का सामना करना होगा। एक ऐसा सवाल जिसने एक्जियोलॉजी की दुनिया को दो विशाल खेमों में बांट रखा है। और वो सवाल यह है, यह जो मूल्य है, यह अच्छापन या सुंदरता, क्या यह दुनिया में सच में मौजूद है, जैसे कोई वृक्ष या पत्थर मौजूद है, या यह सिर्फ हमारी अपनी दिमागी उपज है, हमारी अपनी भावना है। इसी ऑब्जेक्टिव बनाम सब्जेक्टिव वैल्यू की महान युद्ध की कहानी हम सुनेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 2, क्या मूल्य असली है, ऑब्जेक्टिव बनाम सब्जेक्टिव की महान युद्ध। दोस्तों, हमारी मूल्य की जासूसी का सबसे पहला और सबसे प्रमुख केस यही है, मूल्य आखिर रहते कहाँ हैं। क्या वे बाहरी दुनिया में, चीजों के अंदर मौजूद हैं, या वे सिर्फ हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारी भावनाओं के रूप में मौजूद हैं। इस एक सवाल ने दार्शनिकों को हजारों सालों से दो टीमों में बांट रखा है। पहली टीम है ऑब्जेक्टिविस्ट या वस्तुनिष्ठवादी, और दूसरी टीम है सब्जेक्टिविस्ट या व्यक्तिनिष्ठवादी। इन दोनों की सोच को समझना एक्जियोलॉजी के दिल को समझने जैसा है। चलिए पहले मिलते हैं टीम ऑब्जेक्टिविस्ट से। इस टीम के प्लेयर मानते हैं कि मूल्य, जैसे कि अच्छा या सुंदर, ये दुनिया की वास्तविक और स्वतंत्र विशेषताएं हैं। ये हमारी राय या हमारी भावनाओं पर निर्भर नहीं करती। एक ऑब्जेक्टिविस्ट कहेगा कि किसी बेगुनाह को मारना गलत है। यह सिर्फ एक राय नहीं है, यह एक सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ तथ्य है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, एक तथ्य है। चाहे दुनिया का हर इंसान ये मानने लगे कि बेगुनाहों को मारना सही है, तब भी यह काम गलत ही रहेगा। मूल्य दुनिया के ताने बाने में बुने हुए हैं, हमें बस उन्हें खोजना और पहचानना है। इस विचार का सबसे महान समर्थक था महान दार्शनिक प्लेटो। प्लेटो का मानना था कि हमारी इस भौतिक दुनिया से परे एक विचारों की दुनिया है, जहां अच्छाई, न्याय और सुंदरता के परफेक्ट और शाश्वत फॉर्म्स या आइडियाज मौजूद हैं। हमारी दुनिया में जो भी चीजें हमें अच्छी या सुंदर लगती हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उन परफेक्ट फॉर्म्स की एक अधूरी परछाई हैं। इस नजरिए से मूल्य असली हैं, शाश्वत हैं, और वे हम इंसानों से बहुत ऊपर हैं। बहुत से धार्मिक दर्शन भी इसी तरह की सोच रखते हैं। वे कहते हैं कि अच्छे और बुरे के नियम ईश्वर ने बनाए हैं और वे अटल हैं। वे हमारी पसंद नापसंद पर निर्भर नहीं करते। यह ऑब्जेक्टिविस्ट नजरिया हमें एक तरह की नैतिक सुरक्षा और मजबूती देता है। यह हमें एक पैमाना देता है जिससे हम चीजों को सही और गलत में तौल सकते हैं। यह हमें यह कहने की ताकत देता है कि कुछ चीजें सार्वभौमिक रूप से गलत हैं, जैसे कि नरसंहार या गुलामी, चाहे कोई संस्कृति उसे सही ही क्यों न मानती हो। लेकिन इस नजरिए में भी कुछ बहुत अधिक मुश्किलें हैं। अगर अच्छाई और सुंदरता जैसे मूल्य दुनिया में सच में मौजूद हैं, तो वे हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हम उन्हें किसी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से क्यों नहीं देख सकते? और अगर वे असली हैं, तो फिर लोग उनके बारे में इतना अलग अलग क्यों सोचते हैं? एक संस्कृति में जो चीज सुंदर मानी जाती है, दूसरी में वो क्यों नहीं? इन सवालों का जवाब देना ऑब्जेक्टिविस्टों के लिए कुछ मुश्किल हो जाता है, और यहीं पर दूसरी टीम सब्जेक्टिविस्ट मैदान में आती है। सब्जेक्टिविस्ट कहते हैं कि यह सब बकवास है। दुनिया में कोई अच्छाई, बुराई या सुंदरता जैसी चीजें मौजूद नहीं हैं। दुनिया तो सिर्फ तथ्यों से बनी है, जो पूरी तरह से न्यूट्रल या तटस्थ है। मूल्य तो हम इंसान हैं जो इस तटस्थ दुनिया पर प्रोजेक्ट करते हैं, यानी थोपते हैं। जब हम कहते हैं यह सूर्यास्त सुंदर है, तो हम सूर्यास्त के बारे में कोई तथ्य नहीं बता रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि यह सूर्यास्त मुझे खुशी दे रहा है। अगर इस दुनिया में इंसान न हो, तो कोई सुंदरता भी नहीं होगी, कोई अच्छाई भी नहीं होगी, कोई बुराई भी नहीं होगी। मूल्य इंसानों के दिमाग में रहते हैं, दुनिया में नहीं। यह सब्जेक्टिविस्ट नजरिया ज्यादा आधुनिक और ज्यादा वैज्ञानिक लगता है। यह हमें यह समझाता है कि क्यों अलग अलग लोगों और अलग अलग संस्कृतियों के मूल्य इतने अलग अलग होते हैं, क्योंकि मूल्य तो हमारी अपनी परवरिश, हमारी भावनाओं और हमारी पसंद नापसंद का ही नतीजा है। यह हमें ज्यादा सहनशील भी बनाता है,
क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हमारे अपने मूल्य ही एकमात्र सही मूल्य नहीं है। लेकिन यह नजरिया भी अपने साथ कुछ बहुत ही खतरनाक और परेशान करने वाले सवाल लेकर आता है। अगर मूल्य सिर्फ व्यक्तिगत राय या भावनाएं हैं, तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी की मदद करना और किसी की हत्या करना, इन दोनों में से एक दूसरे से बेहतर है? अगर कोई कहता है, मुझे हत्या करने में मजा आता है, तो क्या हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि ठीक है, यह तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत पसंद है? अगर कोई सार्वभौमिक नैतिक नियम नहीं है, तो फिर हम किसी भी चीज को सही या गलत कैसे ठहरा सकते हैं? फिर तो सब कुछ जायज हो जाएगा। यह नजरिया हमें नैतिक अराजकता की एक बहुत ही खतरनाक खाई के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। तो अब हम क्या करें? क्या हम ऑब्जेक्टिविज्म की उस दुनिया को चुनें जहां मूल्य तो हैं, लेकिन वे रहस्यमयी और पहुंच से बाहर लगते हैं? या फिर हम सब्जेक्टिविज्म की उस दुनिया को चुनें जहां हम आजाद तो हैं, लेकिन हमारी आजादी अर्थहीन और खतरनाक लग सकती है? यह एक्सियोलॉजी का सबसे प्रमुख और सबसे अनसुलझा सवाल है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है, लेकिन इस बहस को समझने से हमें एक बहुत अधिक फायदा होता है। यह हमें यह एहसास कराती है कि हमारे मूल्य कितने नाजुक हैं और हमें उनके बारे में कितनी गहराई से सोचने की जरूरत है। लेकिन चलिए, अब हम एक और बहुत ही दिलचस्प वर्गीकरण को समझते हैं। क्या सारे मूल्य एक जैसे होते हैं या कुछ मूल्य दूसरों से ज्यादा बुनियादी होते हैं? इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा आंतरिक और बाहरी मूल्य के कॉन्सेप्ट में। चैप्टर नंबर 3, आप क्या चाहते हैं और क्यों? आंतरिक बनाम बाहरी मूल्य का खेल। दोस्तों, हमने यह तो देख लिया कि मूल्य असली हैं या नहीं, इस पर कितनी अहम बहस है। लेकिन चलिए, एक पल के लिए इस बहस को किनारे रखते हैं और यह मान लेते हैं कि मूल्य हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। अब अगला सवाल यह है, क्या सारे मूल्य एक ही जैसे होते हैं? एक्सियोलॉजी हमें बताती है कि नहीं, मूल्य दो बहुत ही अलग तरह के होते हैं और इस फर्क को समझना अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये दो तरह के मूल्य हैं, आंतरिक मूल्य और बाहरी मूल्य, जिसे साधन मूल्य भी कहते हैं। चलिए पहले बाहरी मूल्य को समझते हैं, क्योंकि हमारी ज्यादातर जिंदगी इसी के पीछे भागते हुए निकल जाती है। बाहरी मूल्य उन चीजों का होता है जो अपने आप में मूल्यवान नहीं होती, बल्कि वे किसी और चीज को पाने का साधन या औजार होती हैं। इसका सबसे अच्छा और सबसे क्लासिक उदाहरण है पैसा। जरा सोचिए, क्या पैसा अपने आप में मूल्यवान है? क्या आप कागज के उन नोटों को खा सकते हैं? क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? नहीं। पैसा अपने आप में बेकार है, लेकिन फिर भी हम सब उसके पीछे दीवानों की तरह भागते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है। उस पैसे से हम वो चीजें खरीद सकते हैं जो हम सच में चाहते हैं, जैसे भोजन, घर, सुरक्षा या ऐसे अनुभव जो हमें खुशी देते हैं। तो पैसे का मूल्य बाहरी है, वह किसी और लक्ष्य को पाने का एक साधन है। इसी तरह एक हथौड़ा अपने आप में मूल्यवान नहीं है, उसका मूल्य कील ठोकने के लिए है। एक कार का मूल्य आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में है। हमारी जिंदगी ऐसी ही बाहरी मूल्य वाली चीजों से भरी हुई है। हमारी डिग्री, हमारी नौकरी, हमारा बड़ा सा घर, ये सब ज्यादातर बाहरी मूल्य ही रखते हैं। हम एक अच्छी नौकरी इसलिए चाहते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें। हम एक बड़ा घर इसलिए चाहते हैं ताकि हमें आराम और समाज में सम्मान मिल सके। ये सब किसी और चीज के लिए है। तो फिर वो और चीज क्या है? वो अंतिम मंजिल क्या है जहां हम इन सभी साधनों का इस्तेमाल करके पहुंचना चाहते हैं? यहीं पर आंतरिक मूल्य का कॉन्सेप्ट आता है। आंतरिक मूल्य उन चीजों का होता है जो अपने आप में खुद के लिए मूल्यवान होती हैं। हम उन्हें किसी और चीज को पाने के लिए नहीं चाहते, हम उन्हें सिर्फ उन्हीं के लिए चाहते हैं। वे साधन नहीं, वे खुद मंजिल हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं? जरा एक मिनट रुककर सोचिए, और अगर आप चाहें तो हमें कमेंट्स में भी बताइए। आपकी जिंदगी में ऐसी क्या चीज है जिसे आप सिर्फ उसी के लिए चाहते हैं, किसी और चीज के लिए नहीं? ज्यादातर दार्शनिक इस बात पर सहमत हैं कि खुशी या आनंद एक ऐसी ही चीज है। आप खुश क्यों होना चाहते हैं? क्या खुशी से आपको कुछ और मिलता है? नहीं। हम खुश सिर्फ खुश होने के लिए होना चाहते हैं। खुशी अपने आप में एक मंजिल है। इसी तरह प्यार भी एक आंतरिक मूल्य है। हम किसी से प्यार इसलिए नहीं करते कि उससे हमें कोई फायदा होगा। हालांकि हो सकता है हम प्यार सिर्फ प्यार करने के लिए करते हैं। ज्ञान भी बहुत से लोगों के लिए एक आंतरिक मूल्य है। कुछ नया जानना, किसी रहस्य को समझना
यह अपने आप में ही एक संतोषजनक अनुभव है। कुछ और दार्शनिक सदाचार या स्वास्थ्य को भी आंतरिक मूल्यों की लिस्ट में रखते हैं। अब यह फर्क समझना हमारी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बाहरी मूल्यों के पीछे भागते भागते बिता देते हैं और यह भूल ही जाते हैं कि हम यह सब कर क्यों रहे हैं। हम पैसा कमाने में, प्रमोशन पाने में और कार खरीदने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन असली चीजों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते जो हमें सच में खुशी और संतुष्टि देती हैं, जैसे हमारे रिश्ते, हमारी सेहत या हमारा आत्मज्ञान। हम साधनों को ही मंजिल समझ लेते हैं और फिर जब हम उस मंजिल पर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां तो खालीपन के सिवा कुछ है ही नहीं। एक्सियोलॉजी हमें यह अभ्यास करने के लिए कहती है कि हम अपनी इच्छाओं की एक चेन बनाएं। जब भी आप कुछ चाहें तो खुद से पूछें, मैं यह क्यों चाहता हूं? जैसे, मुझे एक नई कार चाहिए। क्यों? ताकि मैं आराम से सफर कर सकूं और समाज में मेरी इज्जत हो। आप आराम और इज्जत क्यों चाहते हैं? ताकि मैं खुश और सुरक्षित महसूस कर सकूं। आप खुश और सुरक्षित क्यों महसूस करना चाहते हैं? यहां आकर यह क्यों की चेन रुक जाती है, क्योंकि खुशी अपने आप में ही एक मंजिल है। यह अभ्यास हमें हमारी असली और गहरी इच्छाओं को पहचानने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी जिंदगी के असली आंतरिक मूल्य क्या हैं। और जब हमें यह पता चल जाता है तो हम अपने जीवन के फैसले ज्यादा समझदारी से ले सकते हैं। हम अपना समय और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगा सकते हैं जो सच में मायने रखती हैं। तो यह आंतरिक और बाहरी मूल्य का खेल सिर्फ एक दार्शनिक कॉन्सेप्ट नहीं है। यह एक सुखी और सार्थक जीवन जीने का एक बहुत ही शक्तिशाली नक्शा है। लेकिन अब हम एक्सियोलॉजी की उस सबसे विशाल और सबसे उलझी हुई शाखा में कूदम रखने वाले हैं, जो सिर्फ यह नहीं पूछती कि क्या अच्छा है, बल्कि यह पूछती है कि क्यों अच्छा है। यह है एथिक्स या नीति शास्त्र की दुनिया। चैप्टर नंबर 4, क्या अच्छा है और क्या बुरा? एथिक्स के 3 विशाल रास्ते। आंतरिक और बाहरी मूल्य के फर्क को समझने के बाद अब हम एक्सियोलॉजी की उस सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण शाखा पर आते हैं जो हम सबकी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, और वो है एथिक्स या नीति शास्त्र। एथिक्स नैतिक मूल्यों का अध्ययन है। यह सिर्फ यह नहीं पूछती कि क्या अच्छा है, बल्कि यह पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। ये हमारे कर्मों, हमारे फैसलों और हमारे चरित्र को सही और गलत के पैमाने पर तौलती है। क्या मुझे झूठ बोलना चाहिए? क्या मुझे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए? एक अच्छा इंसान होने का मतलब क्या है? ये सब एथिक्स के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए दार्शनिकों ने हजारों सालों में 3 कोई सारे रास्ते या फ्रेमवर्क बनाए हैं। चलिए इन 3 रास्तों की यात्रा करते हैं और देखते हैं कि कौन सा रास्ता हमें कहां ले जाता है। पहला रास्ता है परिणामवाद। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह नजरिया कहता है कि किसी भी काम के सही या गलत होने का फैसला उसके परिणाम से होता है। अगर किसी काम का नतीजा अच्छा है तो वो काम सही है, अगर नतीजा बुरा है तो वो काम गलत है। इस रास्ते की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली विचारधारा है उपयोगितावाद, जिसे जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे दार्शनिकों ने विकसित किया। उपयोगितावाद का एक सीधा साधा नारा है, सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा खुशी। एक उपयोगितावादी कहेगा कि आपको हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे दुनिया में कुल मिलाकर खुशी और अधिक हो और दुख कम हो। चलिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। आप एक ट्रेन के ड्राइवर हैं और ट्रेन तेजी से जा रही है। तभी आप देखते हैं कि आगे पटरी पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं और वे ट्रेन को नहीं देख पा रहे। आपके पास ब्रेक लगाने का समय नहीं है, लेकिन आप यह भी देखते हैं कि एक दूसरी पटरी खाली है जिस पर आप ट्रेन को घुमा सकते हैं। लेकिन उस दूसरी पटरी पर भी एक मजदूर काम कर रहा है। अब आप क्या करेंगे? अगर आप कुछ नहीं करते तो 5 लोग मर जाएंगे। अगर आप ट्रेन को घुमा देते हैं तो एक व्यक्ति मर जाएगा। एक कट्टर उपयोगितावादी कहेगा कि आपको ट्रेन को घुमा देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का मरना 5 लोगों के मरने से कम बुरा है। यहां काम के पीछे आपकी नीयत क्या है, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि उसका नतीजा क्या होता है। यह नजरिया बहुत ही तार्किक और निष्पक्ष लगता है, लेकिन इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। क्या हम हमेशा अपने कामों के सारे परिणामों का सही सही अंदाजा लगा सकते हैं? और क्या सबसे ज्यादा लोगों की खुशी के लिए किसी एक बेगुनाह व्यक्ति के अधिकारों का हनन करना सही है? इन्हीं सवालों के जवाब में दूसरा प्रमुख रास्ता सामने आता है,
जिसे कर्तव्यवाद कहते हैं। इस रास्ते के सबसे प्रमुख नायक थे इमानुएल कांट। डियोंटोलॉजी कहती है कि कुछ काम अपने आप में, अपनी प्रकृति से ही सही या गलत होते हैं, चाहे उनका नतीजा कुछ भी हो। एक डियोंटोलॉजिस्ट कहेगा कि झूठ बोलना हमेशा गलत है, चाहे उससे किसी का भला ही क्यों ना हो रहा हो। किसी बेगुनाह की हत्या करना हमेशा गलत है, चाहे उससे हजारों लोगों की जान ही क्यों ना बच रही हो। डियोंटोलॉजी नियमों और कर्तव्यों पर जोर देती है। कांट ने एक सार्वभौमिक नियम दिया, जिसे कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहते हैं। इसका एक सरल रूप यह है, सिर्फ वही काम करो जिसके बारे में तुम यह चाह सको कि वो एक सार्वभौमिक नियम बन जाए। यानी जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो तो खुद से पूछें, क्या मैं यह चाहूंगा कि दुनिया का हर इंसान हर समय इसी स्थिति में यही काम करे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो वो काम नैतिक रूप से सही है। जैसे, क्या आप चाहेंगे कि झूठ बोलना एक सार्वभौमिक नियम बन जाए? नहीं, क्योंकि अगर हर कोई झूठ बोलने लगेगा, तो सच और विश्वास का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और समाज चल ही नहीं पाएगा। ये नजरिया हमें एक बहुत ही मजबूत नैतिक आधार देता है। ये हमें सिखाता है कि कुछ चीजें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन यह नजरिया भी कभी-कभी बहुत ज्यादा कठोर और अव्यावहारिक लग सकता है। क्या हो अगर एक कातिल आपके दरवाजे पर आकर पूछे कि क्या आपका दोस्त आपके घर में छिपा है? एक कट्टर डियोंटोलॉजिस्ट के अनुसार आपको सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना हमेशा गलत है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। लेकिन हमारा दिल यह मानने को तैयार नहीं होता। और यहीं पर तीसरा रास्ता सामने आता है, जो इन दोनों से बहुत अलग है। इसे सद्गुण नीति शास्त्र कहते हैं। इसके सबसे महान प्रणेता थे अरस्तु। ये नजरिया न तो कामों के नतीजों पर ध्यान देता है और न ही नियमों पर। यह ध्यान देता है चरित्र पर। यह पूछता है, एक अच्छा या सदाचारी व्यक्ति इस स्थिति में क्या करेगा? मायन ये हमें नियमों की एक लिस्ट देने की बजाय हमें एक अच्छा इंसान बनने पर जोर देता है। ये कहता है कि अगर हम अपने अंदर सद्गुणों का विकास कर लें, जैसे कि साहस, ईमानदारी, न्याय, करुणा, तो हम अपने आप ही हर स्थिति में सही काम करने लगेंगे। एक सदाचारी व्यक्ति को यह सोचने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं होती कि उसे किसी की मदद करनी चाहिए या नहीं। वह तो बस कर देता है, क्योंकि यह उसके चरित्र का हिस्सा है। यह नजरिया बहुत ही आकर्षक और संपूर्ण लगता है, क्योंकि यह हमारे पूरे व्यक्तित्व के विकास की बात करता है। लेकिन इसकी भी अपनी कमजोरी है। यह हमें हर स्थिति में कोई साफ साफ जवाब नहीं देता। अगर दो सदाचारी व्यक्ति ही एक ही स्थिति में अलग अलग फैसले लें, तो कौन सही है? और सदाचार क्या है, यह भी तो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग हो सकता है। तो एथिक्स के यह तीन मुख्य रास्ते, परिणामवाद, कर्तव्यवाद और सद्गुण नीति शास्त्र, हमें सही और गलत के बारे में सोचने के तीन अलग अलग चश्मे देते हैं। कोई भी एक चश्मा परफेक्ट नहीं है। एक अच्छा और समझदार जीवन जीने के लिए शायद हमें इन तीनों ही चश्मों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। लेकिन एथिक्स की यह दुनिया सिर्फ अच्छा और बुरा तक ही सीमित नहीं है। एक्जियोलॉजी की एक और बहुत ही रंगीन, बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही सुंदर शाखा भी है, जो सुंदर और बदसूरत की बात करती है। चलिए, अब हम एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र की दुनिया में कदम रखते हैं। चैप्टर नंबर 5, सुंदरता क्या है? एस्थेटिक्स की दुनिया की सैर। एथिक्स की गंभीर और अक्सर उलझा देने वाली दुनिया से निकलकर अब हम एक्जियोलॉजी की उस शाखा में प्रवेश करते हैं जो हमारी भावनाओं, हमारी रचनात्मकता और हमारी कल्पना से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। यह है एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र की दुनिया। एस्थेटिक्स कलात्मक मूल्यों का अध्ययन है। ये पूछती है, सुंदरता क्या है, कला क्या है और इनका हमारी जिंदगी में क्या काम है? ये वो सवाल हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। हम सिर्फ जीते नहीं हैं, हम सुंदरता को खोजते हैं, उसे बनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। एक सुंदर सूर्यास्त, एक मधुर संगीत या एक मार्मिक कविता, ये सब हमें इतना गहरा क्यों छूते हैं? एस्थेटिक्स इन्हीं अनुभवों के रहस्य को समझने की एक कोशिश है। एस्थेटिक्स का सबसे पहला और सबसे अहम सवाल वही है जो पूरी एक्जियोलॉजी का है। क्या सुंदरता ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव? क्या सुंदरता किसी चीज के अंदर होती है या सिर्फ देखने वाले की आंखों में होती है? ये एक बहुत ही पुरानी बहस है। एक तरफ ऑब्जेक्टिविस्ट हैं
जो मानते हैं कि सुंदरता किसी वस्तु का एक वास्तविक गुण है, ठीक उसके रंग या आकार की तरह। वे कहते हैं कि कुछ खास अनुपात, कुछ खास समरूपता या कुछ खास सामंजस्य होते हैं जो चीजों को स्वाभाविक रूप से सुंदर बनाते हैं। प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों का मानना था कि ब्रह्मांड खुद गणितीय सिद्धांतों और सामंजस्य पर आधारित है, और जो भी चीज उन सिद्धांतों को दर्शाती है वो सुंदर होती है। इस नजरिए से ताजमहल सिर्फ इसलिए सुंदर नहीं है क्योंकि हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो इसलिए सुंदर है क्योंकि उसकी बनावट में एक वस्तुनिष्ठ, एक गणितीय सुंदरता मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ सब्जेक्टिविस्ट हैं जो कहते हैं कि सुंदरता का कोई वस्तुनिष्ठ पैमाना नहीं होता। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भावनाओं पर निर्भर करती है। उनका प्रसिद्ध मुहावरा है, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। एक संस्कृति में जो संगीत बहुत कर्णप्रिय माना जाता है, दूसरी संस्कृति के लोगों को वो शोर लग सकता है। एक जमाने में जो पेंटिंग्स बहुत सुंदर मानी जाती थीं, आज हमें अजीब लग सकती हैं। सब्जेक्टिविस्ट कहते हैं कि जब हम कहते हैं यह फूल सुंदर है, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यह फूल मुझे पसंद है या यह फूल मुझे आनंद दे रहा है। हम उस फूल के बारे में कोई तथ्य नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत भावना को व्यक्त कर रहे हैं। यह बहस आज भी जारी है। ज्यादातर लोग शायद यह मानते हैं कि सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है कि सुंदरता के कुछ वस्तुनिष्ठ सिद्धांत तो हों, लेकिन हमारी व्यक्तिगत और सांस्कृतिक पसंद भी उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाती हो। लेकिन एस्थेटिक्स सिर्फ सुंदरता तक ही सीमित नहीं है, यह कला के पूरे कॉन्सेप्ट की भी जांच करती है। आखिर कला क्या है? वो कौन सी चीज है जो एक पेंटिंग को सिर्फ रंग और कैनवास से ज्यादा कुछ बनाती है? क्या मेरे 5 साल के बच्चे द्वारा बनाया गया एक चित्र भी कला है, या फिर कला के लिए किसी खास हुनर या विचार की जरूरत होती है? इस सवाल के भी कई अलग अलग जवाब दिए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कला इनअनकुअल है। प्लेटो और अरस्तु का मानना था कि कला प्रकृति या वास्तविकता की नकल करती है। एक पेंटिंग एक लैंडस्केप की नकल करती है, एक नाटक इंसानी जीवन की नकल करता है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि कला अभिव्यक्ति है। उनका मानना है कि कला कलाकार की अपनी भावनाओं, उसके विचारों और उसके नजरिए को व्यक्त करने का एक माध्यम है। एक पेंटिंग सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं है, वह यह भी है कि कलाकार उस लैंडस्केप को कैसे महसूस करता है। कुछ और आधुनिक सिद्धांत कहते हैं कि कला का कोई एक सार नहीं है। कोई भी चीज कला हो सकती है अगर उसे कला की दुनिया, यानी कलाकार, समीक्षक और दर्शक कला के रूप में स्वीकार कर लें। एस्थेटिक्स यह भी पूछती है कि कला का हमारी जिंदगी में मकसद क्या है। क्या यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है या इसका कोई गहरा उद्देश्य भी है? अरस्तु का मानना था कि दुखद नाटक देखकर हम अपनी दबी हुई भावनाओं, जैसे डर और करुणा, को बाहर निकालते हैं, और इस प्रक्रिया से हमारा मन शुद्ध होता है। इस प्रक्रिया को उन्होंने कैथार्सिस कहा था। बहुत से दार्शनिक मानते हैं कि कला हमें एक गहरी सच्चाई का अनुभव कराती है, एक ऐसी सच्चाई जो हमें विज्ञान या रोजमर्रा के जीवन में नहीं मिल सकती। एक महान उपन्यास हमें इंसानी मनोविज्ञान के बारे में किसी साइकोलॉजी की किताब से ज्यादा सिखा सकता है। एक सुंदर संगीत हमें उस दिव्यता का अनुभव करा सकता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो एस्थेटिक्स हमें हमारी जिंदगी के एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में सोचना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम कला और सुंदरता को सिर्फ एक टाइम पास की तरह ना देखें, बल्कि उसे अपनी आत्मा के भोजन की तरह देखें। यह हमें एक बेहतर और ज्यादा संवेदनशील दर्शक और श्रोता बनाती है। यह हमारी कल्पना को आजाद करती है और हमें दुनिया को सिर्फ तथ्यों और तर्कों से ही नहीं, बल्कि भावनाओं और सौंदर्य की नजर से भी देखना सिखाती है। लेकिन एथिक्स और एस्थेटिक्स के यह सारे मूल्य, यह अच्छा, बुरा और सुंदर, आखिर आते कहां से हैं? क्या ये मूल्य सिर्फ इंसानों तक ही सीमित हैं? और क्या हम अपने मूल्यों के बारे में गलत भी हो सकते हैं? इन्हीं गहरे सवालों की हम पड़ताल करेंगे अगले अध्याय में, जो हमें मेटा एथिक्स की दुनिया में ले जाएगा। चैप्टर नंबर 6, मूल्यों की जड़ें, मेटा एथिक्स का आईना। हमारे सही और गलत कहां से आते हैं? दोस्तों, हमने एथिक्स की दुनिया में यह देखा कि सही और गलत तय करने के 3 प्रमुख रास्ते हैं: परिणाम, कर्तव्य और चरित्र। लेकिन अब हम एक कदम और पीछे हटकर एक और भी ज्यादा बुनियादी सवाल पूछने जा रहे हैं। जब हम कहते हैं चोरी करना गलत है, तो इस वाक्य का असल में मतलब क्या है? क्या हम एक तथ्य बता रहे हैं,
जैसे आसमान नीला है, या हम सिर्फ अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, जैसे मुझे चोरी पसंद नहीं, और यह गलतपन जैसी चीज आखिर है क्या? यह कहां से आती है? इन सवालों की पड़ताल करने वाली एथिक्स की शाखा को मेटा एथिक्स कहते हैं। मेटा का मतलब होता है के बारे में, तो मेटा एथिक्स एथिक्स के बारे में है। यह नहीं पूछती कि क्या गलत है, यह पूछती है कि गलत होने का मतलब क्या है। मेटा एथिक्स का सबसे अहम सवाल वही है जिससे हमने अपनी एक्सियोलॉजी की यात्रा शुरू की थी। क्या नैतिक मूल्य ऑब्जेक्टिव हैं या सब्जेक्टिव? इसे मेटा एथिक्स की भाषा में मोरल रियलिज्म बनाम मोरल एंटी रियलिज्म कहते हैं। मोरल रियलिस्ट वही हैं जो मानते हैं कि नैतिक तथ्य, जैसे दया करना अच्छा है, दुनिया में सच में मौजूद हैं। वे हमारी राय से स्वतंत्र हैं, वे सार्वभौमिक हैं। इस नजरिए से जब हम कहते हैं नरसंहार गलत है, तो हम एक सच्ची और वस्तुनिष्ठ सच्चाई को बयान कर रहे होते हैं। लेकिन मोरल एंटी रियलिस्ट इस बात से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में कोई नैतिक तथ्य मौजूद नहीं है, दुनिया सिर्फ भौतिक तथ्यों से बनी है। तो फिर हमारे यह सही और गलत के दावे क्या हैं? यहां पर एंटी रियलिस्ट कई अलग अलग खेमों में बढ़ जाते हैं। एक खेमा है सब्जेक्टिविज्म का, जो कहता है कि नैतिक दावे सिर्फ हमारी व्यक्तिगत भावनाओं या पसंद नापसंद को ही व्यक्त करते हैं। जब मैं कहता हूं दान देना अच्छा है, तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि मुझे दान देना पसंद है। इसका कोई सार्वभौमिक सच से लेना देना नहीं है। दूसरा और ज्यादा प्रभावशाली खेमा है इमोटिविज्म का। इमोटिविस्ट कहते हैं कि नैतिक दावे तो तथ्य बताने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वे तो सिर्फ हमारी भावनाओं को व्यक्त करने या दूसरों की भावनाओं को प्रभावित करने की एक कोशिश है। जब मैं कहता हूं चोरी करना गलत है, तो मैं असल में कह रहा हूं चोरी घिन आती है, तुम भी चोरी मत करो। ये एक तरह का बू हुर्रे थ्योरी है। चोरी के लिए बू और ईमानदारी के लिए हुर्रे। ये कोई तार्किक दावा नहीं है, ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। ये एंटी रियलिस्ट विचार हमें फिर से उसी नैतिक अराजकता की समस्या पर ले आते हैं। अगर नैतिकता सिर्फ भावनाओं का खेल है, तो फिर हम किसी भी चीज पर बहस कैसे कर सकते हैं? फिर तो हिटलर और मदर टेरेसा के मूल्यों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है, सिर्फ उनकी भावनाएं अलग अलग थीं। यह एक बहुत ही असहज कर देने वाला निष्कर्ष है। मेटा एथिक्स यह भी पूछती है कि हमारे नैतिक ज्ञान का स्रोत क्या है। हम यह जानते कैसे हैं कि क्या सही है और क्या गलत? क्या यह ज्ञान हमें ईश्वर से या किसी धार्मिक किताब से मिलता है? इसे डिवाइन कमांड थ्योरी कहते हैं। या फिर यह ज्ञान हमें हमारी तर्क शक्ति से मिलता है, जैसा कि कांट मानते थे? या यह सिर्फ हमारे समाज और हमारी परवरिश का नतीजा है? या फिर यह हमारी अंतरात्मा या सहज ज्ञान की आवाज है? ये सब बहुत ही गहरे और मुश्किल सवाल हैं, और इनका कोई एक आसान जवाब नहीं है। लेकिन इन सवालों पर सोचने से हमें अपनी खुद की नैतिक मान्यताओं की जड़ों को समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह एहसास कराता है कि सही और गलत उतने सीधे साधे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। यह हमें दूसरों के नैतिक नजरियों को समझने में ज्यादा उदार बनाता है, भले ही हम उनसे सहमत न हों। मेटा एथिक्स का एक और दिलचस्प सवाल है, नैतिकता का दायरा क्या है? यानी हमें किन किन चीजों के प्रति नैतिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए? क्या सिर्फ दूसरे इंसानों के प्रति, या जानवरों के प्रति भी? क्या वृक्ष पौधों और पर्यावरण के प्रति भी हमारा कोई नैतिक कर्तव्य है? और भविष्य की पीढ़ियों के बारे में क्या? क्या हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके लिए एक अच्छी दुनिया छोड़कर जाएं? ये सवाल एनवायरमेंटल एथिक्स और एनिमल राइट्स जैसे आधुनिक नैतिक आंदोलनों की नींव है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या एक दिन हमें रोबोट्स के प्रति भी नैतिक होना होगा? तो मेटा एथिक्स हमें हमारे मूल्यों के आईने में हमारा अपना चेहरा दिखाती है। यह हमें दिखाती है कि हमारे विश्वास कितने मजबूत या कितने खोखले हैं। यह हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, लेकिन यह हमें सही और ज्यादा गहरे सवाल पूछना सिखाती है। लेकिन यह सारी फिलॉसफी, यह सारी दिमागी कसरत अगर हमारे जीवन को बेहतर नहीं बना सकती, तो किस काम की? क्या हम एक्सियोलॉजी का इस्तेमाल एक ज्यादा अच्छा और ज्यादा खुशहाल जीवन जीने के लिए कर सकते हैं? इसी व्यावहारिक प्रश्न पर हम अपनी चर्चा को आगे ले जाएंगे। चैप्टर नंबर 7, मूल्यों का संघर्ष, जब अच्छा और सही आपस में टकराते हैं। अब तक हमने एथिक्स और एस्थेटिक्स की दुनिया को अलग अलग देखा, लेकिन हमारी असली जिंदगी में ये मूल्य अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं।
और हमें बहुत ही मुश्किल नैतिक दुविधाओं में डाल देते हैं। ये वो स्थितियां हैं जहां कोई एक सही जवाब नहीं होता, जहां हर विकल्प के साथ कुछ अच्छा और कुछ बुरा जोड़ा होता है। एक्जियोलॉजी हमें इन दुविधाओं को समझने और उनका सामना करने का एक ढांचा प्रदान करती है। एक बहुत ही आम टकराव होता है व्यक्तिगत मूल्यों और सामाजिक मूल्यों के बीच। मान लीजिए आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां आपके माता पिता आपके लिए आपका जीवन साथी चुनते हैं, यानी सामाजिक मूल्य। लेकिन आप किसी और से प्यार करते हैं और अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, यानी व्यक्तिगत मूल्य। यहाँ दो अलग अलग मूल्य, परंपरा का सम्मान और व्यक्तिगत आजादी, आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ कोई भी फैसला आसान नहीं है और दोनों ही फैसलों के अपने अपने परिणाम होंगे। एक और बहुत ही गहरा टकराव होता है अलग अलग अच्छाइयों के बीच। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास एक बहुत ही संक्रामक और जानलेवा बीमारी का मरीज आता है। अगर आप उसे उसकी बीमारी के बारे में सच सच बता देते हैं तो हो सकता है कि वो घबरा जाए और उसकी हालत और बिगड़ जाए। लेकिन अगर आप उससे झूठ बोलते हैं तो आप उसे उसकी अपनी स्थिति के बारे में फैसला लेने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यहाँ दो नैतिक मूल्य, रोगी का भला करना और सच बोलना, आपस में टकरा रहे हैं। एक उपयोगितावादी शायद झूठ बोलने को सही ठहराएगा क्योंकि उसका नतीजा बेहतर हो सकता है, लेकिन एक डियोंटोलॉजिस्ट कहेगा कि झूठ बोलना हमेशा गलत है। आप क्या करेंगे? ये दुविधाएं हमें दिखाती हैं कि नैतिक जीवन कोई सीधी सादी रेखा नहीं है। इसमें हमें लगातार चुनाव करने होते हैं और अक्सर हमें कम बुरे विकल्प को चुनना होता है। एक्जियोलॉजी हमें इन चुनावों को करने के लिए कुछ औजार देती है। यह हमें सिखाती है कि हम सबसे पहले स्थिति में शामिल सभी मूल्यों को पहचानें। फिर हम यह देखें कि हर विकल्प के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। फिर हम यह सोचें कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। और अंत में हम यह कल्पना करें कि एक सदाचारी व्यक्ति इस स्थिति में क्या करता। यह प्रक्रिया हमें कोई जादुई जवाब तो नहीं देती, लेकिन यह हमें एक ज्यादा सूचित, ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा आत्म जागरूक फैसला लेने में मदद करती है। कला और नैतिकता के बीच भी अक्सर एक बहुत विशाल संघर्ष देखने को मिलता है। क्या एक महान कलाकृति को नैतिक रूप से बुरा भी माना जा सकता है? मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर और कलात्मक रूप से शानदार फिल्म है, लेकिन वो हिंसा या नफरत को बहुत ही आकर्षक तरीके से दिखाती है। तो क्या हमें उसकी कलात्मक सुंदरता की तारीफ करनी चाहिए या उसके अनैतिक संदेश की निंदा करनी चाहिए? यह एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि कला को नैतिकता से परे होना चाहिए, कला सिर्फ कला के लिए। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, कलाकार भी समाज का हिस्सा होते हैं और उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये मूल्यों का संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों के फैसलों को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। हम अक्सर दूसरों के कर्मों को देखते हैं, लेकिन हम उन नैतिक दुविधाओं और उन मूल्यों के संघर्ष को नहीं देख पाते जो उन कर्मों के पीछे होते हैं। एक्जियोलॉजी हमें एक ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और समझदार इंसान बनाती है। लेकिन क्या हो अगर हमारे अपने मूल्य ही गलत हों? क्या हम अपने मूल्यों को बेहतर बना सकते हैं? क्या नैतिक प्रगति जैसी कोई चीज होती है या फिर मूल्य सिर्फ बदलते रहते हैं, बेहतर नहीं होते? इन्हीं सवालों ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है, जिसे हम अगले अध्याय में देखेंगे। चैप्टर नंबर 8, क्या हम बेहतर हो रहे हैं? नैतिक प्रगति की पहेली। एक्जियोलॉजी का एक बहुत ही उम्मीद भरा और साथ ही साथ विवादित सवाल है, क्या इंसानियत नैतिक रूप से प्रगति कर रही है? जब हम इतिहास को देखते हैं तो एक तरफ हमें भयानक क्रूरता और अन्याय दिखाई देता है, युद्ध, नरसंहार, गुलामी, महिलाओं और दलितों का शोषण। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक धीमी लेकिन स्थिर प्रगति की कहानी भी दिखाई देती है। आज कम से कम सिद्धांत में हम यह मानते हैं कि गुलामी गलत है, कि हर इंसान बराबर है, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। हमने मानवाधिकारों की अवधारणा को विकसित किया है। क्या यह नैतिक प्रगति नहीं है? मोरल प्रोग्रेस या नैतिक प्रगति का विचार यह कहता है कि समय के साथ हम इंसानों की सही और गलत के बारे में समझ बेहतर और ज्यादा समावेशी होती जाती है। जो चीजें एक समय में बिल्कुल सामान्य और नैतिक मानी जाती थीं, जैसे कि जानवरों की बलि देना या बिना किसी कारण के युद्ध करना, वे आज हमें बर्बर और अनैतिक लगती हैं। यह प्रगति कैसे होती है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है तर्क की शक्ति। जैसे जैसे हम ज्यादा तार्किक रूप से सोचना सीखते हैं,
हम अपनी मान्यताओं के विरोधाभासों को पहचानने लगते हैं। जैसे, अगर हम यह मानते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं, तो हम इस बात को सही नहीं ठहरा सकते कि कुछ लोगों को सिर्फ उनके रंग के आधार पर गुलाम बनाया जाए। दूसरा मुख्य कारण है सहानुभूति का दायरा का अधिक होना। दार्शनिक पीटर सिंगर जैसे विचारकों का तर्क है कि नैतिक प्रगति का मतलब है अपनी सहानुभूति के दायरे को धीरे धीरे विकसित करते जाना। शुरुआत में हम सिर्फ अपने परिवार या अपने कबीले के लोगों के प्रति ही सहानुभूति महसूस करते थे और बाकी सब हमारे लिए पराये या दुश्मन होते थे। फिर धीरे धीरे हमने अपने शहर, अपने राष्ट्र और फिर पूरी मानवता को अपनी सहानुभूति के दायरे में शामिल करना सीखा। और आज बहुत से लोग इस दायरे को और भी आगे ले जाकर जानवरों और यहाँ तक कि पूरे पर्यावरण को भी इसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही आशावादी और सुंदर तस्वीर है। ये हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम एक बेहतर दुनिया की ओर जा रहे हैं। लेकिन इस विचार के आलोचक भी हैं। कुछ लोग, जिन्हें मोरल रिलेटिविस्ट या नैतिक सापेक्षवादी कहा जाता है, वे कहते हैं कि यह प्रगति का विचार सिर्फ एक भ्रम है और यह हमारे अपने पश्चिमी मूल्यों का एक घमंड भरा प्रदर्शन है। वे कहते हैं कि मूल्य बेहतर या बदतर नहीं होते, वे सिर्फ अलग होते हैं। एक प्राचीन संस्कृति जो युद्ध और सम्मान को बहुत ज्यादा महत्व देती थी, वो हमारी शांतिवादी संस्कृति से कम नैतिक नहीं है, वो सिर्फ अलग है। उनके अनुसार नैतिक प्रगति का कोई वस्तुनिष्ठ पैमाना है ही नहीं। यह सिर्फ एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति पर अपने मूल्य थोपने का एक तरीका है। यह एक बहुत ही गंभीर चुनौती है। अगर कोई नैतिक प्रगति नहीं है, तो फिर हम दुनिया में अन्याय और क्रूरता के खिलाफ कैसे संघर्ष कर सकते हैं? फिर तो हम यह भी नहीं कह सकते कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार देना सती प्रथा को खत्म करने से बेहतर है। ज्यादातर लोग इस नतीजे को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। वे मानते हैं कि कुछ चीजें तो सच में बेहतर हुई हैं। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में है। शायद कुछ नैतिक मूल्य, जैसे कि दुख को कम करना और खुशी को अधिक करना, सच में सार्वभौमिक हैं और इन मूल्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हमें दूसरी संस्कृतियों के अलग मूल्यों के प्रति भी संवेदनशील और सम्मानजनक रहना चाहिए। यह नैतिक प्रगति की बहस हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मूल्यों को कभी भी अंतिम और परफेक्ट नहीं मान लेना चाहिए। हमें हमेशा यह सवाल पूछते रहना चाहिए, क्या हम और बेहतर हो सकते हैं? क्या हमारी सहानुभूति का दायरा और विशाल हो सकता है? क्या हम अपनी नैतिक समझ को और गहरा कर सकते हैं? यह हमें एक निरंतर आत्म सुधार की यात्रा पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यह सारी बातें हमारे व्यक्तिगत जीवन पर कैसे लागू होती हैं? हम अपनी खुद की जिंदगी में एक मूल्यवान जीवन कैसे जी सकते हैं? इसी अंतिम और सबसे व्यावहारिक सवाल पर हम अपनी इस ऑडियो बुक का समापन करेंगे। चैप्टर नंबर 9, एक मूल्यवान जीवन कैसे जिए, अपनी एक्सियोलॉजी खुद बनाना। दोस्तों, हमने एक्सियोलॉजी की इस लंबी और गहरी यात्रा में मूल्यों की प्रकृति, उनकी किस्मों और उनके संघर्षों को समझा। लेकिन हर फिलॉसफी का अंतिम लक्ष्य सिर्फ दुनिया को समझना नहीं, बल्कि उसे बेहतर तरीके से जीना होता है। तो ये सारी ज्ञान की बातें हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे उतर सकती हैं? हम एक मूल्यवान या सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं? एक्सियोलॉजी हमें इसका कोई बना बनाया फॉर्मूला तो नहीं देती, लेकिन यह हमें एक नक्शा और एक कंपास जरूर देती है, जिससे हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। एक मूल्यवान जीवन जीने का पहला कदम है आत्म जागरूकता, यानी सबसे पहले तो यह जानना कि आपके अपने व्यक्तिगत मूल्य हैं क्या। हम अक्सर समाज, परिवार और दोस्तों द्वारा दिए गए मूल्यों को ही अपना मानकर जीते रहते हैं और कभी खुद से यह पूछते ही नहीं कि मेरे लिए सच में क्या जरूरी है। एक्सियोलॉजी हमें यह अभ्यास करने के लिए कहती है कि हम एक शांत जगह पर बैठें और एक लिस्ट बनाएं। उन चीजों की लिस्ट जो हमारे जीवन को अर्थ देती हैं। क्या वो प्यार है, ज्ञान है, रचनात्मकता है, आजादी है, न्याय है? जब आप अपने इन कोर वैल्यूज को पहचान लेते हैं, तो आपके पास अपने जीवन के फैसले लेने के लिए एक आंतरिक कंपास आ जाता है। दूसरा कदम है मूल्यों का संरेखण, यानी यह जांचना कि आपका जीवन और आपके मूल्य एक ही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। क्या आप अपना ज्यादातर समय उन कामों को करने में बिता रहे हैं जो आपके कोर वैल्यूज से मेल खाते हैं, या फिर आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो आपके मूल्यों के खिलाफ जाता है? मान लीजिए आपका एक कोर वैल्यू आजादी है,
लेकिन आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जहां आपको कोई रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं मिलती। यह असंतुलन ही हमारे जीवन में ज्यादातर तनाव, चिंता और खालीपन का कारण बनता है। एक मूल्यवान जीवन जीने का मतलब है साहस के साथ ऐसे चुनाव करना जो हमारे मूल्यों के साथ संरेखित हों, भले ही वे चुनाव मुश्किल हों। तीसरा कदम है आंतरिक मूल्यों को प्राथमिकता देना। जैसा कि हमने आंतरिक और बाहरी मूल्यों के अध्याय में देखा, हम अक्सर बाहरी मूल्यों जैसे पैसा, शोहरत और स्टेटस को ही सब कुछ मान लेते हैं। एक्जियोलॉजी हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ साधन है, मंजिल नहीं। एक मूल्यवान जीवन का मतलब है अपनी ऊर्जा का ज्यादातर हिस्सा आंतरिक मूल्यों को विकसित करने में लगाना, जैसे अपने रिश्ते को बेहतर बनाना, कुछ नया सीखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना या अपने चरित्र को मजबूत बनाना। ये वो चीजें हैं जो हमें सच्ची और स्थायी खुशी देती हैं और जिन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता। और चौथा और शायद सबसे जरूरी कदम है नैतिक साहस का विकास करना। सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि क्या सही है, सही के लिए खड़े होना भी उतना ही जरूरी है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें अन्याय, झूठ या बेईमानी का सामना करना होता है। उस समय चुप रह जाना या भीड़ के साथ बह जाना बहुत आसान होता है। लेकिन एक मूल्यवान जीवन का मतलब है उसूलों पर टिके रहना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यह साहस हमें दूसरों का सम्मान तो दिलाता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह हमें खुद की नजरों में सम्मान दिलाता है। तो एक्जियोलॉजी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती है। वो ये है कि हम अपने जीवन के सिर्फ यात्री नहीं हैं, हम उसके रचयिता भी हैं। हम अपने मूल्यों को चुन सकते हैं, हम अपने चरित्र को बना सकते हैं और हम अपने जीवन को एक अर्थ दे सकते हैं। यह एक बहुत अधिक आजादी है और एक बहुत अहम जिम्मेदारी भी। यह हमें एक निष्क्रिय दर्शक से एक सक्रिय और जिम्मेदार कर्ता में बदल देती है। चैप्टर नंबर 10, निष्कर्ष, मूल्य का अंतिम मूल्य। जब जीवन का अर्थ खुद एक चुनाव बन जाता है, तो दोस्तों, हम एक्जियोलॉजी या मूल्य मीमांसा की इस यात्रा के अंतिम छोर पर आ पहुंचे हैं। हमने मूल्य की पहेली से शुरू करके अच्छे, बुरे और सुंदर बदसूरत की दुनिया की सैर की और आखिर में यह समझने की कोशिश की कि एक मूल्यवान जीवन कैसे जिया जाए। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे दर्शन का अंतिम सार क्या है? मूल्य का अंतिम मूल्य क्या है? शायद एक्जियोलॉजी का सबसे गहरा और सबसे आजाद करने वाला संदेश ये है कि अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया में पहले से मौजूद हो और जिसे हमें खोजना है। अर्थ तो वो चीज है जिसे हम अपने चुनावों और अपने मूल्यों के माध्यम से इस दुनिया में लाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। दुनिया अपने आप में शायद तटस्थ और अर्थहीन हो सकती है, लेकिन यह हमारे लिए एक खाली कैनवास की तरह है, जिस पर हम अपने मूल्यों के रंगों से अपनी जिंदगी की एक अर्थपूर्ण तस्वीर बना सकते हैं। एक्जियोलॉजी हमें दिखाती है कि हम इंसान मूल्य बनाने वाले प्राणी हैं। हम सिर्फ जीते नहीं हैं, हम लगातार अपने अनुभवों का मूल्यांकन करते रहते हैं, उन्हें अच्छा या बुरा, जरूरी या गैर जरूरी करार देते रहते हैं। यह क्षमता ही हमारा सबसे प्रमुख वरदान भी है और सबसे महान अभिशाप भी। अगर हम अपने मूल्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो हम समाज और अपनी आदतों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी इस क्षमता को समझ लें और इसका सही इस्तेमाल करें, तो हम अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं। यह दर्शन हमें एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपता है। यह हमें बताता है कि हम अपने जीवन के सुख दुख के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। हमारा जीवन हमारे अपने ही मूल्य निर्णयों का एक प्रतिबिंब है। अगर हमारी जिंदगी में खालीपन है, तो शायद इसलिए क्योंकि हम गलत चीजों को मूल्य दे रहे हैं। अगर हमारी जिंदगी में तनाव है, तो शायद इसलिए क्योंकि हमारे कर्म और हमारे मूल्य एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। एक्जियोलॉजी हमें अपनी जिंदगी का चार्ज लेने के लिए, अपने मूल्यों को समझदारी से चुनने के लिए और फिर उन मूल्यों के अनुसार साहस के साथ जीने के लिए कहती है। अंत में एक्जियोलॉजी हमें एक ज्यादा संपूर्ण और संतुलित इंसान बनाती है। यह हमें सिर्फ तर्क और बुद्धि का ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारी अंतरात्मा और हमारी सौंदर्य की भावना का भी सम्मान करना सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि एक अच्छा जीवन सिर्फ सही काम करने के बारे में ही नहीं है, बल्कि सुंदरता का आनंद लेने, प्यार करने और खुश रहने के बारे में भी है। यह हमारे जीवन के एथिकल और एस्थेटिक दोनों ही पहलुओं को एक साथ लाती है। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें, चाहे वो कितना भी छोटा या विशाल क्यों ना हो,
तो एक पल के लिए रुक जाइएगा और खुद से पूछिएगा, मैं यह चुनाव किस मूल्य के आधार पर कर रहा हूं? क्या यह मूल्य सच में मेरा है? और क्या यह मुझे एक बेहतर और ज्यादा सार्थक जीवन की ओर ले जाएगा? यह छोटा सा सवाल ही एक्जियोलॉजी का पूरा सार है, और यही वो चाबी है जो एक साधारण जीवन को एक दार्शनिक जीवन में बदल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक दर्शन के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारे अपने मूल्य हमारे जीवन को आकार देते हैं, और कैसे हम समझदारी से अपने मूल्यों को चुनकर एक ज्यादा सार्थक और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपने असली मूल्यों को पहचानें, कैसे सही और गलत के बारे में गहराई से सोचें, कैसे सुंदरता और कला का आनंद लें, और कैसे एक ऐसा जीवन जिएं जो आपके अपने चुने हुए मूल्यों के साथ संरेखित हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपके पास अपने जीवन को अर्थ देने की शक्ति है, और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें, और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है, और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी, और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।